नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सेल बायोलॉजी की क्लास में। दोस्तों, हम लोग सेल बायोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं और आपको पता होगा स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के पूरे बायोलॉजी विषय की हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज सबसे पहले जो है चर्चा कर रहे हैं हम लोग पादप एवं जंतु कोशिका में। और इससे पहले मैंने कोशिका सिद्धांत की बात की थी, कोशिका की बात की थी एवं इसके बेसिक नॉलेज की बात की थी। तो आज सबसे पहले कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और आज जो है फिर धमाकेदार तरीके से हम लोग सेल बायोलॉजी में जो है पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। तो चलते हैं आज कक्षा में बिना किसी देरी के। अब आपका भाई ध्यान होना चाहिए अपने कंप्यूटर एवं मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोगों ने कल बात की थी सेल बायोलॉजी के बारे में। और सेल बायोलॉजी को आपको पता है साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी का जो वर्ड है वो हर्टविंग ने दिया था। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका की संरचना एवं कार्य का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वो जो है शाखा कौन सी हो जाती है? साइटोलॉजी शाखा हो जाती है। फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी या फिर कोशिका की खोज किसने की? तो रोबर्ट हुक ने की 1665 में। और कोशिका साइटोलॉजी के जनक भी हमने बताई रोबर्ट हुक ही थे। रोबर्ट हुक ने जो है हेक्सागोनल संरचना के बारे में बताया और उन्होंने कॉर्क की कोशिका की खोज की जिसमें ये मृत कोशिका पाई गई। कोशिका भित्ति की इन्होंने इनडायरेक्टली खोज कर दी 1665 में रोबर्ट हुक के द्वारा। और ये सब बातें इन्होंने लिख दी माइक्रोग्राफिया नामक बुक में। अब आप मैंने बताया कि लिविंग कोशिका की खोज किसने की? तो लिविंग कोशिका की खोज के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक थे, डच साइंटिस्ट थे, एंटवन लीवनहॉक। और एंटवन लीवनहॉक ने ये कोशिकाएं देखी एल्गी में, है ना, वाटर में जो एल्गी होती है उसमें 1674 में। और उसके बाद जो है इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इनकी कोशिकाओं को देखा और इस लिविंग कोशिका की खोज की। साथ ही इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। रेड ब्लड सेल जो मनुष्य के आरबीसी होती है उसकी कोशिकाओं की खोज की। साथ में इन्होंने स्पर्म की खोज की और अमीबा की भी खोज की। अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ हम लोग बोल सकते हैं, है ना। प्रोटोजोआ की भी जो है खोज की। ठीक है। अब हाँ भाई आगे चलते हैं। फिर केंद्र की खोज अगर पूछ ले आपको तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है 1831 में। और इन्होंने ऑर्चिड की रूट सेल में जो है ये खोजा। ऑर्चिड एक प्रकार का एपिफाइटिक प्लांट है या फिर अधिपादप है, यानी किसी प्लांट के ऊपर उगने वाला प्लांट है। ये हमने बात की थी। फिर हमने कोशिका सिद्धांत की बात की जो कि दो व्यक्तियों ने दिया, एक तो बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। साथ में एक थे स्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे। फिर स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। 1839 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था कोशिका का। फिर इन्होंने उसमें बताया कि भाई जो भी जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। और साथ में ये जो कोशिका है ये जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। और कोशिका साथ में ही एक आनुवांशिक इकाई भी होती है, यानी जेनेटिक यूनिट भी होती है। साथ में अगर बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण जो है कोशिका और कोशिका के कंपोनेंट्स यानी कोशिका के घटकों के द्वारा होता है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। फिर कोशिका सिद्धांत में एक क्रांति लाने वाला एक व्यक्ति आया और जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में एक टर्म दी और उसका नाम था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। और उन्होंने इस टर्म के माध्यम से एक बात कह दी कि सभी कोशिका जो है उसका उत्पादन जो है या उत्पत्ति जो है वो पूर्व कोशिका से उपस्थित कोशिका से होता है। यानी पहले की कोई कोशिका है उससे ही नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। ये बात हमने कर ली थी। फिर साथ ही मैंने एक और बात आपको बताई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कोशिका की संख्या के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। या तो एक कोशिका से बने हुए होते हैं या फिर एक से अधिक कोशिका से अगर बने हो तो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की बात की जिसमें एक कोशिकीय में हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा और बहुकोशिकीय में हमने कौन से? यूकैरियोटिक। और साथ में ही जितने भी फाइलम पोरीफेरा फाइलम जो है वहां से लेके कोर्डेटा तक जितनी भी आती है वो सभी फाइलम इसमें पढ़ेंगे। साथ में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी डाइकोट और मोनोकोट दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने जो है कुछ सेल के बारे में चर्चा की कि दो प्रकार की सेल होती है और किसके आधार पे? केंद्रक की स्थिति के आधार पे। जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की सेल के बारे में पढ़ा। जिसमें प्रोकैरियोटिक जो है वो आदिम प्रकार की या प्रिमिटिव या सुविकसित सॉरी
सुविकसित जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया गया, सुविकसित न्यूक्लियस जो है नहीं पाया गया, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन भी नहीं थी, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं थी, न्यूक्लियस यानी केंद्रिका भी नहीं थी, और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें पाया गया। ठीक है, वहीं अगर यूकैरियोटिक के देखें तो ठीक इसके अपोजिट जो है, यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक पाया गया, साथ में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था इसका, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियस और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया गया। ठीक है, यहाँ तक बात करने के बाद जो है लगभग हमने चर्चा कर ली थी कल कोशिका सिद्धांत की, और फिर हमने जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखा, जिसमें सबसे पहले हमने राइबोसोम के अंतर देखे, जिसमें 70S प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी दो उप इकाइयाँ थी, जिसमें एक स्मॉल थी और एक लार्ज थी। यानी एक तो ये स्मॉल सब यूनिट थी, और एक साथ ही लार्ज जो है लार्ज सब यूनिट थी। फिर एक थी 80S प्रकार का राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक में था, सॉरी जो कि यूकैरियोटिक में था, और यूकैरियोटिक में दो सब यूनिट थी, जिसमें एक 40S और साथ में दूसरी थी 60S। फिर जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट पाए गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब। लेकिन साथ में यूकैरियोटिक में जो है ये सब उपस्थित पाया गया। फिर जब हमने टीएस काटा फ्लैजिला का तो पैटर्न निकला 0+9 का, लेकिन टीएस काटा किसका, यूकैरियोटिक में फ्लैजिला का, तो 9+2 का पैटर्न आया। फिर साथ में हम लोग इसमें पढ़ते क्या क्या है, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया की अध्ययन करते हैं, माइकोप्लाज्मा का करते हैं, बीजीएन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया का करते हैं, फिर मोनेरा जो जगत है उसका करते हैं। साथ ही अगर प्रोकैरियोटिक में देखें, सॉरी यूकैरियोटिक में देखें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोस्टिटा और फंजाई की चर्चा करते हैं। यहाँ तक चर्चा करने के बाद आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे पादप एवं जंतु कोशिका में। अब आप लोग जो है रिवीजन हो गया होगा और इसके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो प्रबोध क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे हिंदी में प्रबोध क्लासेज का टेलीग्राम जो है चैनल सर्च करें, और या फिर मुझे कमेंट करके बता दें, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसमें जो है आप लोग इन स्लाइड्स को मांग सकते हैं। चलते हैं भाई आज की कक्षा में, और आज की कक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ से जो पादप और जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंस आपने 8वीं या 9वीं क्लास से स्टार्ट कर दिया होगा मित्रों, लेकिन हम लोग इसमें डिफरेंस जो है ऑलरेडी जो कर ही नहीं पाते, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग भूल जाते हैं इसमें, और वो ही हमें नॉर्मली हमको याद रहती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका झिल्ली होती है, ऐसे बहुत सारी बातें हमको ध्यान रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो बातें होती है अब हम लोग बात किसकी करते हैं, स्कूल व्याख्याता के सिलेबस की। तो उसमें एक डीपली, जब आपको पता है 12th स्टैंडर्ड का है इसमें अपने सेल बायोलॉजी, लेकिन उन्होंने पीजी और साथ में यूजी का भी सिलेबस ऐड किया है, तो हमको किसी भी तरह से कमी नहीं रखनी है दोस्तों, तो हमको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। तो हम लोग चलते हैं भाई, क्लास को पूरी देखिएगा और मजे लीजिएगा क्लास के, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। फ्री का माल भाई, फ्री का माल होता है, और फ्री के माल के हम राजस्थानी जो है बेबाक रहते हैं। तो चलते हैं आज कक्षा में और बात करते हैं भाई, हाँ, पादप एवं जंतु कोशिका की, यानी आपकी और मेरी, मतलब सॉरी जंतु और पादप कोशिका की बात करते हैं। चलते हैं भाई। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्लांट एवं सेल की, और मैंने ये सारणी इसलिए बनाई है क्योंकि जो डिफरेंस है वो आपके पास जो है ऑलरेडी आपको समझ में आए। ठीक है, जबकि आप किसी भी किताब में देखेंगे तो उस किताब में भी इसी तरीके से दिया होगा, यानी कि किताब का पैटर्न और मेरा पैटर्न बिल्कुल सेम है ना। ठीक है, तो मैं बात करूंगा एनसीईआरटी की, इसके अलावा कहीं से बात मैं नहीं करूंगा इसके में। अब सेल जो है उसमें पादप एवं जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट सेल इधर लिख दिया, फिर इधर एनिमल सेल की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो 1 नंबर की बात करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कोशिका का आवरण, है ना, जिसके बारे में आपको पता होगा, या कोशिका एनोलप। ठीक है, कोशिका का आवरण। अब बाहर की कवरिंग की बात करें तो इसका जो आवरण होता है ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का होता है। किसका, प्लांट सेल का जो आवरण होता है वो कोशिका भित्ति का होता है प्यारे मित्रों, आपको समझ में आ रहा होगा। और एक कोशिका भित्ति बनी होती है दो घटकों से, या तो सेल्यूलोज से बनी होगी या फिर हेमियोसेल्यूलोज से बनी होगी, इस बात का ध्यान रखना, सेल्यूलोज या हेमियोसेल्यूलोज। अब यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोशिका भित्ति किन घटकों से मिलके बनी होती है,
तो ध्यान रखना सेल्यूलोज की या हेमिसेल्यूलोज की। लेकिन 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 यहाँ एक अपवाद है। अपवाद ये मान लो या फिर अलग से कुछ चीज मान लो। देखिए फंजाई होती है ना, जब प्लांट सेल में फंजाई, आपको पता है प्लांट में आती है फंजाई, ये जो फंजाई होती है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है, या फिर इसको बोलेंगे फंगल सेल्यूलोज। क्या बोलेंगे? फंगल सेल्यूलोज। मेरे साथ वापस दोहराइए, फंगल सेल्यूलोज। बात करते हैं तो ये दोनों ही पॉलीसेक्युराइड होंगे, दोनों ही पॉलीसेक्युराइड की चेन होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको समझ में आया? वापस से देखिए, आउटर कवरिंग सेल वॉल की होगी प्लांट सेल में, आपको पता है, यानी कोशिका भित्ति की। और एक कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी प्लांट में? सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज की। ठीक है। फंजाई जो होगी, फंजाई है ना, फंगस, जो फंगस होगी वो उसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो काइटिन की होगी और फंगल सेल्यूलोज की होगी, या फंगल सेल्यूलोज बोल सकते हैं। और दोनों ही किसकी बनी होगी? पॉलीसेक्युराइड की बनी होगी। ठीक है। अब एनिमल सेल की बात करें तो इसकी आउटर कवरिंग में जो है कोशिका भित्ति नहीं होगी। सबसे पहले तो ये याद रखो, अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब भी एनिमल सेल की मैं बात करूंगा तो कोशिका जो है भित्ति इसमें नहीं होगी। अब यहाँ आउटर कवरिंग में जो है सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं कोशिका की झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो है, या फिर इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा की होती है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो है ये किसकी? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? आउटर कवरिंग किसकी होगी एनिमल सेल में? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आपको समझ में आ रहा है? ये फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनती है। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, इसमें जो है सेल वॉल क्या होगी बताओ? सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट होगी, है ना। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है वो एब्सेंट होगी। हिंदी वाले ध्यान रखना, मैं अगर इंग्लिश की टर्म लिख रहा हूँ तो साथ में मैं उसकी हिंदी बता रहा हूँ, तो आप लोग वहीं से जो है इसकी हिंदी की टर्म लिख लीजिएगा। आपको पता है ये क्लास नेट आरपीएससी की ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, साथ ही जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बंदों के साथ ये अभी जाके शेयर कर दो, जो कि आपके दोस्त है, मित्र है, सहेली है, उनके साथ ये क्लास आप लोग शेयर कर दो। और आज की क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। लाइक से भाई मोटिवेट होते हैं हम लोग, और आपको पूरा सिलेबस हम लोग यहीं करवाएंगे। आपको बता दूं, मैं किसी ऐप की जाने के पैसे खर्च करने की जरूरत है नहीं। चलेंगे आगे। अब इसके अगले अंतर के बारे में देखते हैं। देखिए, मैंने एक एक अंतर को एक ही स्लाइड में रखा है ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आए। ठीक है। अब देखिए, शेप के बारे में बात करूं या आकार इसको बोल सकते हैं, आकार के बारे में अगर बात करूं तो आकार जो है इसका रेगुलर शेप होगा, यानी इसका एक शेप होगा। जब आप जंतु कोशिका की बात करेंगे ना तो इसका एक निश्चित आकार होगा, है ना। रेगुलर यानी निश्चित आकार होगा। क्यों? क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें क्या होती है, सेल वॉल यानी कोशिका जो है, कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें, कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। आपको पता है कोशिका भित्ति जो है मजबूत, यानी कि कोशिका भित्ति मजबूती के लिए ही कार्य करती है। जब पादप की अपन सबसे पहली बारी वाली जो श्रृंखला देखते हैं वो टाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये मजबूत कोशिका भित्ति की पाई जाती है। रेगुलर शेप, एक शेप में होता है पादप। ठीक है। अगर इरेगुलर शेप की बात करें तो वो कौन से में? जंतु कोशिका में अनिश्चित आकार, इसको बोलेंगे अनिश्चित, अनिश्चित आकार बोलेंगे भाई, आकार बोलेंगे। और इसमें इसीलिए होती है क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, और वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लचीली होती है। जैसे मैं बात करूँ तो ये देखो, अपने हाथ को देख सकते हैं यहाँ से, आपको पता है ये हाथ की जो ये लचीली होती है, जबकि आप प्लांट में जाके देखो, प्लांट ये मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन मैं एक उदाहरण देके दे रहा हूँ कि ये जैसी ये लचीली है ना, उसी प्रकार से आप एक प्लांट पे जाके उसको हिलाने की कोशिश करो, वो प्लांट नहीं हिलता है। लेकिन वो प्लांट हिलता कब है? जब उसकी जो है सेल वॉल पूरी तरह से अल्प विकसित होती है ना, तब। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की, और ये जरूरी है। देखिए, वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स यानी होता है रिक्तिका।
और रिक्तिका से ही इसकी जो है एक इम्पोर्टेंट चीज जुड़ी है और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ये वैक्यूल्स जो है ये अपने पादप कोशिका में, या मैं पादप लिख देता हूँ पहले, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। पादप कोशिका, और यहाँ जंतु लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखना भूल गया था। ठीक है, ये हो गई जंतु कोशिका। और यहाँ जो है वैक्यूल्स ये लार्ज इन साइज होगी, यानी बड़े आकार की होगी। अब जब ये बड़े आकार की हो गई, जब ये बड़े आकार की हो गई, एक मिनट में आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए पादप कोशिका का, मैं एक बार देखिए, ये पादप कोशिका का डायग्राम है आपके सामने। पादप कोशिका में अब ये यहाँ पे क्या है, वैक्यूल्स है। ये वैक्यूल्स है नहीं, ये रिक्तिका है। और ये रिक्तिका जो है प्यारे मित्रों, ये बड़ी होने के कारण ये अपना न्यूक्लियस जो है, ये केंद्रक जो है, ये केंद्रक साइड में आ गया है, यानी परिधि पे आ गया है। और परिधि किसको बोलते हैं, जो साइड की चीजें, मतलब परिधि पे आ गया है, अपने वॉल के पास में आ गया है ये, और वॉल के पास में आ चुका है। तो ये केंद्रक छोटा हो जाएगा थोड़ा, है ना, थोड़ा केंद्रक छोटा हो जाएगा और रिक्तिका जो है वो बड़ी हो जाएगी। रिक्तिका क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ है न्यूक्लियस परिधि पे आ गया है। न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया है, परिधि पे आ गया है। और इसकी जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, साथ ही यहाँ वैक्यूल्स जो है, कहाँ, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स जो है प्यारे मित्रों, ये क्या होगी, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स छोटी होगी, इसलिए केंद्रक अपनी जगह पे है। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ ये अपनी जंतु कोशिका है और जंतु कोशिका में केंद्रक अपनी जगह है, और वैक्यूल्स या तो है ही नहीं, या तो है ही नहीं, या छोटी छोटी मात्रा में यहाँ वैक्यूल्स है प्यारे मित्रों। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यानी केंद्रक जो है वो केंद्रक कहाँ पे है, केंद्र में ही है ना, या तो छोटी है या फिर एब्सेंट है। यहाँ वैक्यूल्स की क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में कि वैक्यूल्स क्या है, या तो छोटा है या फिर क्या है, केंद्र में है। आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए हम लोग अगले जो है अपने अंतर की बात करते हैं, तो रिजर्व फूड या स्टोरेज, है ना, रिजर्व फूड या फूड स्टोरेज जो है वो पादप कोशिका में जो है, पादप में जो है, पादप कोशिका में जो है वो स्टार्च के रूप में आएगा, है ना, स्टार्च के रूप में आएगा। और वहीं फंजाई की देखें तो आप लोग यहाँ से हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्यों, क्योंकि रिजर्व में अब जब बात कर रहा हूँ मैं फंजाई की, तो आपको पता होगा जितने भी पादप है उससे फंजाई डिफरेंस आ रहा है, फंजाई में जो है डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये कुछ ना कुछ बीच का है। ठीक है, अब यहाँ जो है फंजाई ये ऑयल ड्रॉप्सलेट में जो है वो पाई जाएगी, या ऑयल ड्रॉपलेट ग्लाइकोजन में के रूप में पाई जाएगी, है ना। ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है ग्लाइकोजन में जो है ये पाई जाएगी, है ना। स्टोरेज किसके इस रूप में पाई जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाएगा। लेकिन लेकिन आप बात करें जंतु की, तो ये ओनली ग्लाइकोजन के रूप में आपकी स्टोरेज होगा। अब जितने भी फूड का स्टोरेज होता है वो जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में होता है प्यारे मित्रों, है ना। रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च में तो जो है पादप में स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन फंजाई की बात करें तो ऑयल ड्रॉपलेट्स में, है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्लाइकोजन के, और वहीं जंतु में ओनली ऑन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले अंतर की, और अंतर का नाम है तारक काई, क्या, सेंट्रोसोम या तारक काई। और तारक काई जो होता है ये पादप कोशिका में एब्सेंट होगा। क्या होगा, अनुपस्थित होगा, एब्सेंट या अनुपस्थित। लेकिन क्या होगा, लोअर प्लांट जो है, निम्न वर्गीय पादप, क्या, निम्न वर्गीय, निम्न वर्गीय पादपों में जो है वो क्या होगा, उपस्थित होगा। निम्न वर्गीय पादपों में क्या होगा, उपस्थित होगा। लेकिन बात करें हम लोग किधर, जंतु कोशिका की, तो प्रेजेंट होगा किसमें, तारक काई, किसमें, जंतु कोशिका में। और सेल डिवीजन में भी ये सहायता करेगा, सेल डिवीजन में भी सहायता करेगा। यहाँ माइटोसिस जो है, एन एस्ट्रियल माइटोसिस डिवीजन पाया जाएगा यहाँ। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो है एस्ट्रियल रेज का, यानी तारक किरणों का निर्माण नहीं होता है। तारक किरणों का निर्माण नहीं होने के कारण माइटोसिस कौन सा होगा, एन एस्ट्रियल माइटोसिस डिवीजन होगा। साथ में अगर बात करें किसकी, जंतु कोशिका की, तो प्रेजेंट होगा
प्रेजेंट तो होगा ही, सेल डिवीजन में सहायता भी करेगा। साथ में माइटोसिस जो है वो एस्ट्रियल माइटोसिस डिवीजन होगा, एस्ट्रियल माइटोसिस डिवीजन होगा। लेकिन इसमें साथ में क्या पाया जाएगा, तारक किरणें पाई जाएगी, यानी एस्ट्रियल रेज का निर्माण होगा इसमें। सेंट्रोमियर की सेंट्रोसोम की जो बात करूं मैं, तो जंतु कोशिका में जो है एस्ट्रियल रे का निर्माण होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ उपस्थित है तारक काई, तो सीधा सा हम लोग बोल सकते हैं कि एस्ट्रियल रे का निर्माण होगा। अब आगे देखते हैं, और आगे भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट ये है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड की बात करते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं अपने जंतु सॉरी पादप कोशिकाएं, है ना। मैं यहाँ पे भूल गया हूँ भाई, सब में पादप कोशिका, तो आप लोग इग्नोर करिएगा इसको, ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो यहाँ तो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और साथ में इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। साथ में ये पादप जो है ये आपको पता ऑटोट्रोपिक यानी स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं पोषी। अब भाई स्वयं पोषी होते हैं। अब आपको पता होगा, एक बात बताओ, आप लोग क्या हो, आप लोग क्या हो, अब आप लोग बोलोगे सर हम तो परपोषी हैं। परपोषी तो हो, आपके माँ बाप ही आपके ऊपर खर्चा लगा रहे हैं भाई। लेकिन परपोषी और स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी भी होंगे बहुत सारे मेरे जैसे लोग जिनके बीवी आ चुकी है भाई, बर्तन खुद के हाथ से घिसने पड़ते हैं, बर्तन खुद के हाथ से ही घिसने पड़ते हैं, रोटी भी खुद को ही बेलनी पड़ती है और सेकनी भी पड़ती है, हाथ भी जल जाते हैं कई बार, है ना। तो स्वपोषी भी, मैं भी स्वपोषी हूँ, लेकिन हम लोग एक टर्म के अनुसार देखें तो ऑटोट्रॉपिक की बात जब करता हूं, तो स्वपोषी वो प्लांट होते हैं जो किसी पे निर्भर नहीं होंगे, मतलब किसी भी जीव, वो जो जीव होंगे वो किसी पे निर्भर नहीं होंगे, यानी कि किसी भी अलग चीज पे निर्भर नहीं होंगे कि कोई जीव आए तो मैं उसको खाऊं, नहीं। वो अपने सूरज के प्रकाश से और साथ में अपने ऑक्सीजन से मिलके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और अपन जो है, हम लोग जो होते हैं परपोषी, ये भोजन प्राप्त कहाँ से करेंगे, स्वयं पोषी से, यानी अपना जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो वे में जो भोजन आता है वो प्लांट से ही आता है, आपको पता होगा। अब देखो इनके अपवाद भी है, एक कसकुटा का नाम सुना होगा, और कसकुटा को बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल जो है वो किसने नहीं देखी है, आप बता दो। अमरबेल यानी कि ये किसी न किसी पादप पे जो है, सॉरी पादप या किसी जीव पे जो है ये क्या होगा, निर्भर होगा, है ना। किसी न किसी पादप या जीव पर निर्भर होगा। आपने वो घट प्राणी देखा होगा, है ना, वो जब उसमें वो जाता है जीव, तो उसके वो कुछ स्त्राव होता है, और स्त्राव होने के साथ ही जो है वो जीव को अपने अंदर खींच लेता है, ऐसा। और फंजाई जो होंगे, जितने भी फंजाई, ये भी क्या होंगे, स्वयं पेशी नहीं होंगे, ये हेटेरोट्रोपस होंगे, हेटेरोट्रोपिक प्लांट होंगे, यानी परपोषी होंगे, है ना। क्या होंगे, परपोषी होंगे, परपोषी, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट वो अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, प्लास्टिड का समझ में आ गया। लेकिन इसके अपोजिट जंतु कोशिका में बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अनुपस्थित होने के कारण प्लास्टिड भी इसमें नहीं पाया जाएगा, और ये जितने भी प्लांट होंगे, सॉरी जितने भी जंतु होंगे वो सभी परपोषी होंगे, ये सब स्वयं पोषी के ऊपर आश्रित होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपवाद की बात करूं तो युग्लिना, युग्लिना में क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के लिए, अभी आपको पता प्रोटोजोआ का है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण जो है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के लिए ये क्या होगा, स्वयं पोषी होगा। समझ में आया आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ ना। प्लेस्टिड की बात करूं, प्रेजेंट होगा किसमें, पादप कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होगा, ऑटोट्रोपिक प्लांट होंगे। साथ में अपवाद में देखें तो कसकुटा और फंजाई। जंतु कोशिका में आते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, अनुपस्थित, हेटेरोट्रोपिक प्लांट होंगे। ठीक है, साथ में अपवाद जो है यूग्लिना को देख लो, क्योंकि उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, एक एक अंतर को एक एक उसमें एक स्लाइड में बनाया है भाई, क्योंकि समझ में आए। अब सेल डिवीजन की बात करें, और ये भी इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनेसिस द्वारा जो है सेल डिवीजन होता है। और इसमें जो साइटोकाइनेसिस होगा किस प्रकार का होगा, कोशिका पटलिका विधि द्वारा सेल डिवीजन हो रहा है। और इस जो है कोशिका पटलिका विधि का जो निर्माण है
ये निर्माण जो है ये किसके द्वारा हो रहा है? फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं गोल्जी बॉडी ईआर के टुकड़े प्लस किसका? कैल्शियम व मैग्नीशियम के टुकड़े मिला के क्या बनता है? फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? बता दो किसके द्वारा होता है? फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा कोशिका पटलिका विधि का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, यानी कोशिका सेल प्लेट का निर्माण हो रहा है अगर डायरेक्ट बोले तो। अब कोशिका पटलिका विधि को मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एनिमल ये है, देखो ये प्लांट सेल है और आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ एक सेल जो है ये अपने सेल है एक, है ना। और ये सेल जो है ये यहाँ पे जब डिवाइड हो रही है तो यहाँ एक पट्टी दिख रही होगी आपको, ये रेड कलर से मैं कर देता हूँ। ये पट्टी जो है यहाँ से प्लांट का विभाजन हुआ है, यहाँ से प्लांट हटा है एक दूसरे से। जब यहाँ दो नए सॉरी प्लांट नहीं बोलूंगा, प्लांट भी बोल सकते हैं, कोशिका का जो है विभाजन हुआ है और एक सेल प्लेट का निर्माण हुआ है। और ये सेल प्लेट जो है ये दो अलग अलग भागों में विभाजित कर रही है एक सेल को, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल की मैं बात करूं तो इसमें जो है ये साइटोकाइनेसिस विधि ये किसके द्वारा होगा? कोशिका खांच या विदलन विधि के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें, देखिए ये इधर देखिए, ये अपनी कोई ये कोशिका है और यह एक रिंग फॉर्म बन रही होगी, रिंग फॉर्म ये खांच बन रही होगी, खांच विधि के द्वारा हो रहा है। तो सीधी सीधी से आपको यहाँ पे दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता दिख गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? यहाँ पे कोशिका खांच विधि है ना, मैं यहाँ लिख दूं, आपको जब स्लाइड मिलेगी ना तो मजा आ जाएगा भाई। एक बार तैयारी कर लो, एक बार में आप प्रोफेसर लेक्चरर बन जाओगे, है ना। यहाँ यहाँ कौन सी है? कोशिका प्लेट विधि है ना, सेल प्लेट विधि है, ठीक है। कोशिका विदलन यहाँ तो है, विदलन विधि भी बोल सकते हैं इसको, या क्लीवेज विदलन विदलन है ना, विदलन विधि है ना। और इसको क्या बोलेंगे? सेल प्लेट मेथड, यानी कोशिका पटलिका विधि, है ना। कोशिका पटलिका विधि, कोशिका पटलिका विधि, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे चलते हैं भाई, है ना। अब देखो एक लास्ट अंतर बचा है इसके बारे में, क्लास थोड़ी बड़ी हो गई इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये बात है। देखिए कल वापस से इसका रिवीजन कराऊंगा और जो जो आंसर नहीं देगा वो डंडे खाएगा भाई। गोल्जी बॉडी की बात करता हूँ, है ना, गोल्जी बॉडी की बात करता हूँ, या गोल्जी काय की बात करता हूँ। देखिए दोनों ही कोशिका में उपस्थित है, तो यहाँ भी प्रेजेंट कर दो और यहाँ भी क्या है? प्रेजेंट होगा जीबी, ठीक है, जीबी या गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ जो है इसके घटक क्या होंगे? बिखरे होंगे, घटक बिखरे होंगे, यानी कंपोनेंट जो है वो अलग अलग बिखरे होंगे। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं भाई, डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन ये जो है एक ही स्थान पे पाए जाएंगे और इसीलिए इसको स्थानीयकृत या संगठित गोल्जी काई भी कहेंगे। अब हम लोग दोनों के चित्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, दोनों के ही चित्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आपने 8वीं क्लास से ये चीज़ देखी है, लेकिन आप लोग नसरडे हो भाई, है ना, मेरे जैसे नसरडे हो, तो भाई मुझे भी जोर आया बनाने में, तो ठीक है आप लोग इसमें से देख देख के बना लीजिएगा। देखिए ये हमको यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस पाया गया, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर केंद्रक द्रव्य प्राय होगा, है ना, केंद्रक द्रव्य। फिर क्रोमेटिन, है ना, यानी तंतु, कौन से तंतु? हाँ, कौन से तंतु भाई? गुणसूत्र तंतु। फिर राइबोसोम, ये देखो राइबोसोम है ना, राइबोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, गोल्जी बॉडी आ गई। अब इनके एक एक करके कोशिका अंगों की हम लोग चर्चा करेंगे अपनी अगली कक्षा में, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कल कुछ ऐसी चीजें लेके आऊंगा जो बहुत ज्यादा अलग होगी, और कल की क्लास लेना मत भूलिएगा। जब हम प्लांट की चर्चा करेंगे ना, तो प्लांट में देखो ये वेसल्स हाँ, वे, वेस, क्या बोलते हैं भाई, वेस्यूल्स जो है ये अपने रिक्तिका जो है, हाँ वैक्यूल्स, सॉरी वैक्यूल्स जो है ये अपने क्या है? बड़ी हो गई है, साथ में ये अपना केंद्रक परिधि में आ गया है। फिर इसमें यहाँ साइटोप्लाज्म है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, इसमें तारक काई नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि तारक किरणों का निर्माण नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पादप व कोशिका में मुख्य अंतर क्या क्या है। तो आपको यहाँ से आज की कक्षा का हम लोग यही समापन कर देते हैं। अगली कक्षा की जो चर्चा करेंगे, अगली कक्षा की चर्चा करेंगे अगले दिन, यानी कि कल। तब तक के लिए राम राम सा।